पाकिस्तान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की बात करेंगे, जहां पर मुल्तान सुल्तान्स बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। रावलपिंडी को आई थिंक एक वन साइडेड मैच आप इसको कहते हैं, उसमें शिकस्त हुई और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस मुल्तान की थ्रू आउट द टूर्नामेंट रही है। लेकिन आई थिंक रावलपिंडी जो है वो कोशिश, वो कहते हैं कि आपकी कोशिश एटलीस्ट नज़र आए, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं। स्क्वाड को उसकी पूरी स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं खिला पा रहे, प्लेयर्स को उनके सही रोल्स में नहीं खिला पा रहे। कल फिर से वही हुआ, यासर के ऊपर इतना प्रेशर था, वो ओपन ठीक नहीं कर पाए, जिनको ओपन करना चाहिए था वो 4-5 पर खेल रहे थे। उसके बाद जिनको नंबर 3 पे होना चाहिए था वो 5 पे चले गए। और उसके अलावा बॉलिंग का आउटलुक तो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, लेकिन आई थिंक और जिनको वाकई इस लाइनअप में होना चाहिए वो सब बेंच पर बैठे हैं, तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे यूथ अंडर 18 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के बारे में, जिसके शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इवेंट का आगाज़ जो है वो 9 अप्रैल से हो रहा है और इवेंट 19 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेगी। 16 टीम्स पर मुश्तमिल है ये चैंपियनशिप, जिनको 4 मुख्तलिफ पूल्स में तकसीम किया गया है। और पूल ए में आप देखेंगे कि पाकिस्तान कस्टम्स, KPK 2, पंजाब 4 और गिलगित बल्तिस्तान इसमें शामिल हैं। जबकि पूल बी के अंदर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP की जो दूसरी टीम्स हैं वो भी शामिल हैं। उसके बाद पूल सी में हम देखते हैं कि पुलिस, पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इस्लामाबाद की टीमें शामिल हैं। जबकि पूल डी में पाक एजुकेशन बोर्ड, उसके बाद सिंध, पंजाब और पाक आर्मी की टीम्स जो हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं। और ग्रास रूट टैलेंट हमने तलाश करना है, और आई थिंक हमने कल भी बात की थी कि एक बाकायदा पाथवे अब आइडेंटिफाई कर दिया गया है, जिसके ज़रिए आप मुस्तकबिल के हॉकी प्लेयर जो हैं वो तलाश करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का दूसरा रोज़, उसके बारे में भी आपको तमाम तर तफसीलात देंगे। ऑब्वियसली हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये बैक टू बैक जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइन है, और आई थिंक इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट उन प्लेयर्स के लिए है जो इस टूर्नामेंट के ज़रिए वो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हासिल कर सकेंगे, और आई थिंक उसके लिए तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो इंस्टेड कि आई थिंक एक प्लेयर ऑफ सीजन ट्रेनिंग करता रहे या इंडिविजुअल पर भी काम करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अगर वो कंपैरेटिव टेनिस में हिस्सा ले रहे हैं तो उनकी गेम और भी इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपसे फुटबॉल की बात करेंगे, जहाँ पर वुमेंस FA कप में जो है वो बड़ा अपसेट हुआ है और बड़े ही ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिल रहे हैं। इवन मेंस साइड के ऊपर आई थिंक जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को शिकस्त दी, लगा पूरे सीज़न में उन्होंने उनको ओन ही कर लिया है, वो जीतने ही नहीं उनको दे रहे। और दूसरी तरफ लीड्स यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को शिकस्त देकर चेल्सी के साथ अपना सेमीफाइनल क्लैश जो वो सेटअप किया। लेकिन आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर भी हुआ है, और इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको डिटेल्स जो हैं वो बताएंगे। अब मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, एनालिस्ट और हमारे शो का एक अहम हिस्सा भी रहते हैं जनाब मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुरम भैया? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले PSL पे तो बात चलती रहेगी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हॉकी के बारे में आपको फिर बता दें, क्योंकि ये जो अंडर 18 चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है और ये टूर्नामेंट 19 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 16 टीम्स जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। आई थिंक ये हम बार बार ये कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे जब आपके टूर्नामेंट चलते रहेंगे, चाहे वो चैंपियनशिप हो, चाहे वो डिविजनल लेवल हो या नेशनल लेवल हो, तो आपको एक बाकायदा पाथवे आइडेंटिफाई हो जाएगा। और हमने पहले भी आपको बताया था कि जो इसमें से टॉप प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अम्ब्रेला के अंडर उनको रखा जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, सीनियर खिलाड़ी भी उनके साथ काम करेंगे, कोचेस भी काम करेंगे। तो आई थिंक इसका पूरा आउटलुक जानना बहुत ज़रूरी है। मोई शाह साहब, बड़ा अहम ये टूर्नामेंट है और हॉकी के ऊपर बहुत सारी बात हम करते भी रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी बहुत आई थिंक अब इंप्रूवमेंट की तरफ चल पड़ी है, लेकिन ये टूर्नामेंट कितना ज़रूरी है? देखें जी, जब से मोइनुद्दीन वानी साहब आए हैं उन्होंने एक कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं। उनमें एक ये भी है कि आप अपने जो टैलेंट है उसको जूनियर लेवल पे आइडेंटिफाई करें। आजकल पाकिस्तान में जो हॉकी में सबसे बड़ा मसला है ना अहमद, कि आप जूनियर लेवल पे पता नहीं लगता, इतने कंपटीशन होते नहीं है कि आप टैलेंट को प्रॉपर टाइम, प्रॉपर एज में और प्रॉपर स्टेज पे आप उसको आइडेंटिफाई करें। एंड आई थिंक देयर इज़ नो बेटर टूर्नामेंट देन नेशनल अंडर 19 हॉकी, कि वहाँ आप देखेंगे मुल्क भर से तमाम टीमें, 16 टीमें हैं तकरीबन, मुल्क भर से वो आएंगी, आके खेलेंगी यहाँ पे बुंदा स्टेडियम में, और वहाँ से आपको कम से कम पता चलेगा ये क्यों ज़रूरी होता है। देखें, ये आपका एक रोड होता है, रोड टुवर्ड्स ग्लोरी और टुवर्ड्स सीनियर टीम। ये उस रोड पे, उस पाथवे पे ये जब पढ़ते हैं
तो सबसे पहले होता है इनके लिए इनकी सिलेक्शन फॉर द जूनियर वर्ल्ड कप। अब जूनियर वर्ल्ड कप जो है 2027 में होना है, उसके लिए यहाँ से जो टैलेंट आइडेंटिफाई होगा उनको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, सबको बुलाएंगे, फिर शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट में आपको बड़े अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में मिल जाएगा। देखिए हॉकी बहुत ज़्यादा उसका रिलेशन है फॉर द रिस्ट आपका जो होता है रिस्ट वर्क के साथ, रिस्ट वर्क और आपकी जो स्टेपिंग है इसके साथ हॉकी का जिस तरह हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्रिकेट में होता है, यहाँ पे रिस्ट वर्क और आपकी स्टेपिंग का बहुत बड़ा उनसर होता है, एलिमेंट होता है जो हॉकी में इन्वॉल्व होता है। और यहाँ अगर आप उस किसी प्लेयर को, किसी अच्छे टैलेंट को, आप 16-17 साल के टैलेंट को आइडेंटिफाई करें तो मेरा ख्याल है 2 साल आपके लगते हैं उसको अच्छे स्टेज पे आप खिलाएं, नेशनल हॉकी खिलाएं, इंटरनेशनल जूनियर लेवल पे खिलाएं, तो वो फिर आपकी आइंदा आने वाले टाइम पे आपकी सीनियर टीम को सर्व करता है। अच्छा, आपने ये एक जो एलिमेंट की बात की है जो सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है मोइनुद्दीन वानी साहब, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और मैंने बड़ी डिटेल में हॉकी का पूछा। एक चीज मैं चाहूंगा क्योंकि आपने हॉकी को बहुत करीब से देखा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने एक चीज जो है वो सबसे बड़ा फैसला आपने क्या लिया? उन्होंने कहा मैंने ये फैसला लिया कि मैंने प्लेयर्स और कोचेस को बताया कि आपका काम सिर्फ गेम खेलना है और गेम पर फोकस करना है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चलाने के लिए मैं प्रोफेशनल्स लेकर आया। उन्होंने कहा माजी में ऐसा हो रहा था कि एक प्लेयर मार्केटिंग की तरफ भी फोकस कर रहा था जिसकी वजह से उसकी गेम लैप्स हो जाती थी, और जो हमारे हॉकी के फॉर्मर ओलंपियंस हैं और जो लेजेंड्स हैं उनको बजाय इसके वो हॉकी पे कोचिंग और इस तरह की टेक्निकलिटीज पे काम करते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल में फंसे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन दोनों चीज़ों को अलग कर देखिए ये बड़ी अच्छी बात है और मेरी भी उनसे काफ़ी मुलाकात रही है, ख़ासकर जब वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बने उसके बाद। और मैंने भी थोड़ा जो मेरे पूरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस है उनके साथ मैंने शेयर किया। मैंने उनको ये ज़रूर कहा था, मैंने कहा जी आप इनको हॉकी के प्लेयर को कहें टोटली कंसंट्रेट करें अपने प्रोफेशन पे, अपने जॉब पे, और ये जो सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं और ये कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और बाद में मेरा ख्याल वानी साहब ने एक दो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल उनको ये कहा कि आपका अगर कोई काम है तो सिर्फ आपका गेम रिलेटेड काम है, बाकी मैं अब जिम्मेदार हूं आपके हर चीज़ का, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। लेकिन अब अगर कोई प्लेयर ऐसा, कोई सीनियर, कोई और प्लेयर जो इंटरफियर करने की कोशिश करेगा मैनेजमेंट में, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। और ये बात उन्होंने बड़ा जोर दे के कही जब कि किसी ने थोड़ा बहुत ब्रीच करने की कोशिश की ये ड्यूरिंग जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें खेलने की। तो अब मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी और बड़ा क्लियरली वानी साहब ने सबको बता दिया है कि जिसका काम है उसने वही काम करना है। अब हम देखें हॉकी पाकिस्तान की एक नेशनल गेम होने के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को बड़ी अजीज थी ये गेम, और पाकिस्तान की अचीवमेंट हॉकी में इतनी ज़्यादा है कि हम अब काउंट करने लगे तो शायद वो आपका एक लिमिट हो, और मतलब है कहीं उसकी वो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम अपना ट्रैक खो बैठे कुछ अरसे से, हम क्वालिफाई नहीं कर सके ओलंपिक के लिए, हम क्वालिफाई नहीं कर सके वर्ल्ड कप के लिए, तो ये एक बड़ा हमारे लिए खासकर उस नेशन के लिए जिसने हॉकी शुरू की, हॉकी को पॉपुलर किया, चैंपियंस ट्रॉफी दी, वर्ल्ड कप दिया वर्ल्ड को, जूनियर वर्ल्ड कप दिया हॉकी की फिटर्निटी को, वो अगर इस तरह के बड़े इवेंट नहीं खेलता तो मैटर ऑफ कंसर्न। और ये बहुत अच्छी बात की मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि इनको सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया फॉर द FIH प्रो लीग। देखिए बड़ा इवेंट आप खेलेंगे, बड़े टीमों के साथ आप खेलेंगे, तो आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने आप को उस काबिल बनाएंगे कि उनको देख के उस काबिल बनाएंगे। एक सीजन से ही आप जिस तरह पहले भी आपसे बात हो रही थी कि ये सीजन रिजल्ट के लिए नहीं है, ये सीजन आपकी उसके लिए है कि आप रिटेन कर जाएं और नेक्स्ट सीजन फिर प्रो लीग खेलें। तो मेरा ख्याल है विद द टाइम, और अब जो प्रैक्टिकल मेजर्स ले रहे हैं वानी साहब, और प्रैक्टिकल मेजर्स जो नज़र आ रहे हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होने वाला पाकिस्तान हॉकी को इंशाल्लाह इन डेज टू कम। और ये नेशनल जूनियर हॉकी इज़ वन ऑफ दैट स्टेप्स के आप यहाँ पे आके फ्यूचर को आइडेंटिफाई करें, उसको ग्रूम करें, वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करें, और जूनियर वर्ल्ड कप के बाद वही आपके लड़के आपके सीनियर स्ट्रेंथ को वो सर्व करेंगे और वो पाकिस्तान को सर्व करेंगे। और इस तरह देखें ये 16 टीमें जब आती हैं ना जी, और कम अज कम 300 के करीब लड़का आता है। बिल्कुल, जब 300 के करीब लड़का आता है, और वो लड़का आता है जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपने प्रोविंस में, जो कि अपनी डिपार्टमेंट की तरफ वाकई थोड़ा बहुत खेलता है, टॉप का, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होता। यहाँ उसको देखने वाले होंगे अच्छे प्लेयर होंगे, फार्मर इंटरनेशनल्स होंगे, जिस तरह मतलब है जिनके जो अभी सलाउद्दीन उनके साथ है, हसन सरदार साथ हैं,
समीउल्लाह साथ हैं, ख्वाजा जुनैद साथ हैं, ताहिर जमान साथ हैं, ये सारे मिलके उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको कोशिश करेंगे कि वो अच्छी वर्ल्ड कप कंपेटिटिव टीम है जूनियर वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत अच्छी बात की मोहित शाह साहब ने, और मेरे ख्याल से इन जूनियर्स को भी इंसेंटिव होगा कि जब वो ये देखेंगे कि आपकी सीनियर टीम, वो हमेशा ये पूछते हैं कि हमारे लिए आगे क्या है, तो ना सिर्फ आगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, बल्कि अगर आपकी टीम प्रो लीग में रिटेन हो जाती है तो उनको पता होगा कि मुस्तकबिल में हम प्रो लीग खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इस टूर्नामेंट का आगाज़ 9 अप्रैल से होने जा रहा है और 19 तारीख तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। 16 टीम्स पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट, जिन टीम्स को 4 पूल्स में डिवाइड किया गया है, और हम आपको तमाम तर तफसीलात इसकी आई थिंक डेली बेसिस पर ज़रूर देते रहेंगे और रिजल्ट्स भी आपको बताते रहेंगे। अब आते हैं क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग, सैयद मोहम्मद अवैस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो खैर उन्होंने कह दिया, लेकिन नज़र नहीं आई। आपने बड़ी उम्मीद लगा ली थी फिर अपनी टीम से, लेकिन शायद वो या आपको सीरियस नहीं ले रहे या आप उनको सीरियस नहीं ले रहे, दोनों में से एक चीज़। मैंने सीरियसली ले रहा यार, उम्मीद इसलिए लगाई थी क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, फाइनेंशियली भी आप देखें 400 कुछ लगभग 1 करोड़ के नीचे 2 टीमें नीचे लगी हुई हैं इस वक्त। अगर आप टॉप की बात, बॉटम से अगर आप टॉप की बात करें तो इस वक्त दोनों टीमें नीचे हैं। इतना बड़ा डग आउट है। कॉटनी वॉश की बात करें, आप इंजमाम की बात करें, आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े नाम मौजूद हैं, राशिद भाई की बात करें, स्टिल अगर आप एक कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे तो दैट मीन्स के फ्लॉ ज़रूर है। मैं इसलिए एक चीज़ अब मुझे जो समझ में आई वो ये है कि जब आप डग आउट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नाम आपके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जो मिक्स एंड मैच जो एक ब्रेन की बात करते हैं वो स्टॉप नहीं हो सकता, तो वो चीज़ आपको नज़र आती है। बहुत ज़्यादा रिलायंस आपको मोहम्मद रिजवान पे, ठीक है उनका मुल्तान सुल्तान के लिए एक बड़ा चैप्टर अच्छा रहा, लेकिन इससे पिछले साल आपको पता है, अगर अब तक की बात करूं तो 14 के करीब वो कंसेक्यूटिवली मैचेस हार चुके हैं। पिछले सीजन भी उनका कोई एज सच अच्छा नहीं था। अब कौन सी अना है कि आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। मैं कल भी नहीं कह रहा था कि आप प्लेइंग 11 चेंज करें, एटलीस्ट अब्दुल्ला को तो आप ऊपर ले आना, ट्राई तो करें ना, आप 1 डाउन पोजीशन पे आ जाएं खेलने। अगर आपने वो भी नहीं करना, आप सैम बिलिंग्स को फिर ऊपर ले जाएं, डेरिल मिचेल को भी आप चेंज कर सकते हैं। इनका शायद वही जो 4-5 के इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा एक टीम घूमती है। अनुशाद पे आपको पता बहुत ज्यादा इनकी रिलायंस थी कि यार वो हमें जो उनसे वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर पा रहा, ना विद द बॉल ना विद द फील्ड। उसका फील्डिंग में भी थोड़ा सा सिंपल साइंस है कि अगर आप सैम बिलिंग्स और डैरिल मिचेल को टॉप 4 के अंदर यूज कर लें तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। सैम बिलिंग देखिए, एक तो इनके पास केस स्टडी भी है सैम बिलिंग्स की, क्योंकि अभी आई गेस पाकिस्तान सुपर लीग के बीच में एक ट्रेड आनी है जिसपे बहुत सा शोर मच रहा है कि सैम बिलिंग्स को यहाँ तो लाहौर भेज दें और हारिस रऊफ को यहाँ पिंडी में उठा के लें, क्योंकि आपकी बॉलिंग यूनिट भी बहुत ज्यादा फ्लॉप है। नहीं, ये हारिस का आपने पिंडी में जिस तरह पिंडी के बॉलर्स के साथ हो रहा है उस तरह रिलेट किया, उसी की तरह रिलेट किया। लेकिन मसला ये कि सैम बिलिंग्स ने पहले भी इनको वो केस स्टडी मैंने कहा ना पीएसएल के अंदर है, T10 लाहौर के अंदर के लिए भी है, उसने ओपन किया, उसने परफॉर्म करके दिया हुआ है। आपके पास अच्छी ऑप्शन है, डेरिल मिचेल को आप तीसरे नंबर पे खिला सकते हो, लेकिन जो यंगस्टर्स बाय डगआउट में बैठे हुए हैं, देखें पिंडी की टीम में आप यंगस्टर्स की बात करें, वन ऑफ दी बेस्ट यंगस्टर्स शाजिब वगैरह बाहर बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, ठीक है उनकी अच्छी है इस वक्त, एक फ्लो उनका अच्छा चल रहा है। मेहरान मुमताज का क्या कसूर है, उस बेचारे को बाहर बिठाया हुआ आपने। आप अगर मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, आपने अच्छी बात है कि आपने दोनों प्लेयर्स को खिलाया। आपने इससे पहले एक और हमारे यंगस्टर उनको खिलाया था, उसके बाद आप फैसल अकरम को बीच में लेके आए। कराची किंग्स के डगआउट की बात करें, फिर वहां पर कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, तो ये बेस्ट चांस है जहां पर आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। मसला ये है कि वही है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर आपने जो पैसा स्पेंड किया हुआ आपने उसको भी देखना, आपने स्टारडम को खिलाना, क्योंकि पता है स्टारडम थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह बाकी चीजें हैं, लेकिन उस चीज के अंदर कहीं जो एक यंगस्टर जो आ रहा है जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो कहीं बेचारा जो खुडे ना लग जाता है। बिल्कुल पिंडी के अंदर जो सबसे बड़ा एक इशू मैंने कहा ना, मसला आपके डगआउट का है। आपको अब ऑलमोस्ट आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, यहां से ऑन द ट्रॉट सारे मैचेस जीतना विद अ गुड नेट रन रेट, इट्स इम्पॉसिबल, आप नहीं जीत सकते। ये खुरम भाई, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है कि मसाइल क्या हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस टीम के बारे में इतनी बात चल रही थी और डिजिटल मीडिया पे इन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन की, बड़े कलर्स इनके नजर आए पिंडी के, तो लोग बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गए थे कि यार पहली बार पिंडी को टीम मिली है। और पिंडी आई थिंक आप उसकी तारीख उठा के देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट में इवन T20 नेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी टीमें आई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या डेब्यू बहुत ही मुश्किल हो गया कि पहली बार PSL में हारे थे? नहीं, थोड़ी सी देखें अलार्मिंग कॉल ज़रूर है। खासकर देखें पिंडी आई है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट की थी। पहले आपको पता है कि हाइप क्रिएट हुई थी हैदराबाद की, फिर उसके बाद सियालकोट, फिर सियालकोट आउट हुई, फिर मुल्तान सुल्तान आई, फिर पिंडी की टीम जैसे आई है। हालांकि बड़े नाम से ही आपने कहा, देखें उनके आप अगर बेंच पे भी देखें काफ़ी बड़े नाम हैं, फिर कोचिंग स्टाफ में भी देखें तो बड़े नाम हैं, मैनेजमेंट में भी काफ़ी बड़े नाम हैं। मैं ये कहूँगा कि इनका कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। हालांकि देखें काफ़ी एक्सपीरियंस है, मोहम्मद रिजवान पीछे भी काफ़ी अर्से से PSL खेलते हुए आ रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को भी उन्होंने कैप्टन किया है, फिर उनकी कैप्टनशिप में उन्होंने
विन भी किया है, अपना टाइटल भी विन किया है, 2 फाइनल को भी उन्होंने पहुँचे हैं, अनफॉर्चुनेट वो सक्सेस नहीं हो सके था। फिर कॉम्बिनेशन की बात है, सही कहा कि जिस तरह से सैम बिलिंग और डेरन मिचेल है, अगर अपने आप कंट्रीज़ की तरफ देखें तो ये टॉप 4 ऑर्डर्स में खेलते हैं, तो यहाँ पे वो उनको नीचे लेट ऑर्डर में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। हालांकि इसी कॉम्बिनेशन अगर चेंज करें तो हो सकता है, देखिए थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा, 200 प्लस भी किया है तो वो भी मैच हार गए। अभी हो सकता है कि देखे वो कहते हैं ना कि हिजरत में बरकत है, आप कराची जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा पिंडी चेंज हो जाए, वहाँ का वेदर डिफरेंट है, चीज़ डिफरेंट है, कि मैं भी खुद आ रहा हूँ 1 हफ्ते पहले वहाँ से ट्रैवल करके, तो कंपेरेटिवली वहाँ की कंडीशन डिफरेंट हैं, वहाँ आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। इस वक्त जो आपको टॉप जो स्टैंडिंग पे नज़र आ रहे हैं, मुल्तान सुल्तान 5 में से 4 जीत चुका है, कराची जीत चुका है, अब थोड़ा सा उनके लिए वहाँ डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। अच्छा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा तल्ख सवाल भी है, लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान थोड़े से मिसफिट नज़र आ रहे हैं आपको इस ऑर्डर के अंदर? नहीं, बिल्कुल देखें, आपको देखें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है, कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, फिर आपने जो कि शुरू से रन्स भी करने हैं। देखिए जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप अपने यंगस्टर को चांस देते हैं, प्रमोट करते हैं, नीचे देखें आप अपना ऑर्डर चेंज कर लें, कोई बात नहीं, आप देखें कैप्टन तो कर रहे हैं ना, देखें आप ये एक बड़ी होती है, देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी, आप ऊपर यंगस्टर को मौका दें, एक कॉम्बिनेशन चेंज करें। देखिए कॉम्बिनेशन चेंज करने से ही क्लिक होता है, अगर आपका ये सूटेबल कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा, 4 मैच में से 4 हार चुके हैं और बहुत ज़्यादा देखें एक्सपेक्टेशंस है, खासकर ये जो 3 नई टीम है उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, खासकर हैदराबाद वो भी अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाई, 3 में से 3 मैच हार गई, ये 4 में से 4 हार गई। और देखिए क्रेडिट मैं कहूँगा खासकर मुल्तान सुल्तान को, जिस तरह से हालांकि वो आए हैं, उन्होंने उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, हालांकि वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं कहूँगा ओपन अगर जोड़ी आपको नज़र आ रही है सब्ज़ा फरहान और स्टीव स्मिथ की इस टूर्नामेंट में, तो वो आपको नज़र आ रही है। और देखिए सबसे बड़ा जो लैक हो रहा है ना, आप भी मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं एज ए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, क्रिकेट लवर, वो आप ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को देखें, आप जब आपके स्पेक्टेटर्स होते हैं तो आपका चार्म ही डिफरेंट होता है, तो वो आप काफ़ी इसको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, बट आई थिंक पिंडी नहीं मिस करेगा, क्योंकि अगर उनके स्पेक्टेटर्स के सामने ऐसी परफॉर्मेंस होती तो पिंडी के फैंस ने नहीं उनको छोड़ना था। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आपको स्पोर्ट्स 360 की मुनासबत से हम देने जा रहे हैं, और ज़राए से ये खबर आई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर जो है वो मुंतखब कर लिया है। तो तमीम इकबाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। मोई शाह साहब, बहुत बड़ी खबर है, और बहुत अरसे से ये इसकी लाइजनिंग और कोशिश भी चल रही थी, लेकिन आखिरकार फैसला आ गया। बड़ी बात है, मैं कहता हूँ एक तमीम इकबाल के जो प्रीवियस बोर्ड था उसके साथ तल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, तो अब उनका प्रेसिडेंट बन जाना और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और एक ऐसे क्रिकेटर को प्रेसिडेंट बन जाना जिसका एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल कैरियर रहा है, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के लिए बड़ी अच्छी एक साइन है। और अब डिसीजन देखते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनके दौर में या उनकी जो एज अ चेयरमैन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डिसीजन बड़े अच्छे होने हैं रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ क्रिकेट इन बांग्लादेश। उनको पता है कि बांग्लादेश में क्या क्रिकेट में क्या कमियां हैं, क्या बेहतरी हो सकती है, जूनियर लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे उनकी लीग में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या उनकी नेशनल टीम में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। और जब क्रिकेटर आता है तो खासकर ऐसा क्रिकेटर आता है जो बड़ा रिसेंटली एक टीम का हिस्सा रहा हो और पूरे एक पाथवे से ऊपर तक गया हो, उसके लिए बड़ा आसान होता है डिसीजन करना। अच्छा, हमारी कुछ दोस्तों से हमारी बांग्लादेश में बात होती रही है, तो उन्होंने यही बताया कि जो उनकी क्रिकेटर्स एसोसिएशन है उसमें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तमीम इकबाल का। तो आपको याद होगा हाल ही में एक स्ट्राइक भी कॉल हो गई थी। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उनका बहुत रोल है इनके तलगात कभी अच्छे नहीं रहे। जो प्रीवियस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था पिछली हुकूमत के दौर में, उससे कभी तलकात इनके अच्छे नहीं रहे थे, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ होती थी, कभी इनको किस तरह साइड लाइन किया जाता था, कभी किस तरह साइड लाइन किया जाता था। लेकिन इनकी अपनी सर्विसेज फॉर क्रिकेट इन बांग्लादेश बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और मैं शायद उनका वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो, इसलिए उनको क्रिकेट का चेयरमैन बनाया गया है। अब उनके लिए बड़ी आसानी होनी है कि वो डिसीजन ऐसे करेंगे जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर हो, बांग्लादेश की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बेहतर हो। और ये एक और जो अच्छा उसका इम्पैक्ट हो सकता है वो लाइजन विद अदर क्रिकेटिंग बोर्ड, उसमें भी देखें तमीम इकबाल जैसी फिगर जो कि सारे इंटरनेशनल क्रिकेट से खेला हुआ है, मुख्तलिफ लीग खेला हुआ है, मुख्तलिफ तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, वो बड़ा सूटेबल हो सकता है अपनी क्रिकेट के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, कि बेस्ट डील जो है वो आईसीसी से मिले और क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ जो उनकी निगोशिएशन होती है, उनके जो लाइजन होता है, उनकी जो नेक्स्ट शेड्यूल बनता है, या कोई इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जो बांग्लादेश ने आगे जाके अपने मुल्क में कराने हैं,
तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। डेफिनेटली वैसे बहुत बड़ा फैसला, जिस तरह मोई शाह साहब ने भी कहा कि बहुत ही मसाइल इनके माजी में रहे हैं, चाहे कप्तानी का मसला हो, फिर शाकिब से इनको रिप्लेस कर दिया गया, फिर उन्होंने कहा जी अगर मैं कप्तान नहीं तो मैं टीम में भी नहीं खेलूंगा, इनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर आपको याद होगा इन्होंने जो पाकिस्तान में पहली टीम आई वर्ल्ड 11 उसमें भी शिरकत की, फिर PSL में भी रहे, तो क्रिकेट को बहुत इन्होंने प्रमोट किया। और अभी जो मैं बात कर रहा था कि वो उनका इंडिविजुअली बहुत एक असर है उन तमाम क्रिकेटर्स एसोसिएशन पर भी और क्रिकेटर्स पे जो वहाँ पर खेल रहे हैं, तो मे भी शायद कम्युनिकेशन अब बेहतर एस्टैब्लिश। और मोई शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि शायद अब बांग्लादेश का, क्योंकि तमीम खुद उस यूथ क्रिकेट स्ट्रक्चर से आए हैं, तो शायद वो भी आउटलुक अब आपको चेंज होता हुआ नजर आ। मुझे ये नहीं पता साकिब को क्या बनेगा क्योंकि इनके आपस के मामला बड़े ख़राब रहे, लेकिन तमीम इकबाल जो भी इनके इश्यूज रहे, लेकिन एज एन एम्बेसडर फॉर क्रिकेट बांग्लादेश उसका बहुत बड़ा नाम है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि तमीम इकबाल की अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखो, बहुत ही नीचे से वो ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट पे आया, तो उसको पता है कि इश्यूज क्या हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। आप स्कूल क्रिकेट की बात कर लें, मैं उस दिन भी इनका, जब ये इस वक्त सर्कल के अंदर आई नहीं थे, जब इनका मामला चल रहे थे, खास करके जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी, तब भी इनका मैं एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे ग्रो करें, इसको ऑक्शन पे कैसे लेके जाएं, बड़े नामों को अट्रैक्ट करने के लिए। खास करके इसका जो बैकअप प्लान है वो वुमेंस बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, तो जो कि हमारा अनफॉर्चुनेटली मिसिंग चैप्टर आपको नजर आता है। फिर उनके जो उस, मुझे याद है लास्ट इंटरव्यू में उसने अंडर 19 के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी कि यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे हमने कैसे काम करना है, बायलैटरल सीरीज़ हैं तो हमने किन कंट्रीज़ को टारगेट करना है। तो एक अच्छा फेस बांग्लादेश को मिला है यहाँ पर। और ख़ास करके जो आपने बात की थी, वो जो इशू बना था इनका प्लेयर्स का, जो मामला हुआ था उनके क्रिकेट बोर्ड के साथ, इनका इन्फ्लुएंस बहुत था, इन्हीं की कॉल पे वो प्लेयर्स ने ख़त्म भी किया था मामला। सो इन्फ्लुएंशियल बंदे वहाँ पर हैं, क्योंकि जानते हैं क्रिकेट को बेस्ट एक ऑप्शन है। लेकिन वही मैंने कहा कि वहाँ पर भी एक इशू बहुत है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत होती है क्रिकेट बोर्ड में। अब इनको कितना काम करने दिया जाता है फ्रीली, ये बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि एक चीज़ जब ऐसा बंदा आता है उसके जेहन में होता है कि मुझे क्रिकेट बोर्ड्स ने तंग किया है, मैं टीम में नहीं रहा, मेरे बहुत से मामला चलते हुए आए हैं, तो डेफिनेटली वो स्टबनेस दिखाता है कि जो एक उसकी फायर पावर भी है ना, क्योंकि डेफिनेटली वो एक फैन सुपरस्टार है, बिल्कुल सुपरस्टार है, तो वो फायर पावर दिखाता है अपनी। सो उसको किस तरीके से वो टैकल करते हैं साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, बड़ा आई थिंक क्रिकेट आउटलुक बहुत बेहतरीन है। खुरम, बांग्लादेश की अगर बात करें तो ना सिर्फ यूथ क्रिकेट, उनकी वुमेंस क्रिकेट भी बहुत बेहतर है। तो किस तरह आप इस फैसले को देख रहे हैं तमीम इकबाल के आने से, कि जो कि खुद एक टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, मामलात को समझते हैं, कैसी एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट आप कैसी देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एशिया वाले ही मसाइल चलते रहते हैं क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान। नहीं, बिल्कुल देखिए, इनकी मैं बात को सेकंड करूंगा शाह साहब की और अपना अवेस की। देखें, रिसेंटली आपको पता है कि रिटायर हुए हैं और काफ़ी लॉन्ग सर्विंग रही है इंटरनेशनल अरीना में। मैं उनके स्टैट्स ही देख रहा था कि 70 टेस्ट मैच खेले हैं, 243 इन्होंने ODIs खेले हैं और 78 T20s। वो जाहिर सी बात है, जब आप एक पूरा होके जाते हैं एक इंटरनेशनल अरीना में और ख़ुद सर्व करके आए होते हैं, आपको पूरे उनके डायनामिक्स का पता होता है। और ख़ासकर देखिए ग्रास रूट से जब आप गए होते हैं, सब उनको पता है कि वेयर आउट्स क्या हैं, किस तरह से। फिर रिसेंटली उनकी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ भी, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट भी खेली है। और ख़ासकर जिस तरह से आपने कहा था कि उनकी विमेन क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की हुई है बाय द पैसिव टाइम। आप देखें खासकर जिस तरह से उनकी लीग होती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, काफ़ी सारे वहाँ पर रिनाउंड फिगर्स आते हैं, रिनाउंड नेम्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो बॉम्बार्डमेंट भी करते हैं। खासकर वहाँ जैसे फ्रेंचाइज भी है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप भी उनके पास ज़्यादा है। और दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो तमीम इकबाल के आने के बाद जो मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो जो है आपको एक डिफरेंट चेंज नज़र आएगा। और आपको पता है कि जिस तरह से एक रिसेंटली भी इंसिडेंट हुआ था कि एग्जिट हुआ था ICC से, उसके बाद अब इनका क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये चेंज, इट्स अ गुड साइन। अच्छा, उस पर भी कमेटी बनाई गई थी कि तहकीकात करें कि ये वजह क्या बनी है और मुस्तकबिल में उसको कैसे नहीं होने देना, तो वहाँ पर भी वही वाले मसाइल हैं। लेकिन अब वापस पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर आते हैं और मुल्तान और पिंडी की बात तो हमने कर ही ली, लेकिन आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि कराची से जब PSL का आगाज़ दोबारा होगा कल से दूसरे फेज़ के अंदर, तो आपको पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान नज़र आने वाला है। हैदराबाद डेस्परेट फॉर अ विक्ट्री और वो भी अपनी जीत चाहते हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का जो कोर है आई थिंक उसके बारे में भी बात करनी होगी। लेकिन उससे पहले मोई शाह साहब, कराची में जब PSL चली जाती है, खुरम ने भी कुछ कंडीशंस की बात की, वहाँ पर हल्की सी हवा भी चलती रहती है, तो क्या वाज़े चेंज देख सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो यही लगा कि शायद 200 भी सेफ नहीं है, तो क्या कुछ टोटल्स में फ़र्क आ जाएगा? मुझे ये लगता है कि कराची में कंपैरेटिवली आपके जो बॉलर्स हैं ना, उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिलनी है। वो वाला हिसाब नहीं होना कि ये 200 या 215-20 ईजिली चेस हो जाएं। और जिस तरह कल हमने देखा 16 ओवर में, देखें 16 ओवर में इन्होंने चेस किया मुल्तान ने। और मुझे थोड़ा सा, मैं इसमें बोला नहीं, तो अगर इजाज़त दें तो मैं बोल लूँ। मुझे नहीं लगता कि ये जो अगर जिस जहन से खेल रही है पिंडी की टीम,
और आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर ये अपने क्राउड के सामने ये खेलते तो शायद कुछ इनके लिए मसला बन जाता। और अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो भाई आपके इतने बड़े बड़े नाम हैं, आपके डैरल मिचेल इस वक्त पूरी वर्ल्ड में मेरा ख्याल बेस्ट T20 आपका हिटर है, उसको आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे भाई। उसको आप जाके चौथे पांचवें नंबर पे कहीं उसको इनिंग बनाने दें भाई, ऊपर लेके आए, 1 डाउन उसको रखें, उसको इनिंग बनाने दें आपके, ताकि 16-17 ओवर वो खेले, तब जाके कंट्रीब्यूशन आएगी। आप ऐसे प्ले बिलिंग को आपने नीचे रखा हुआ है, आपने ऐसे लोगों से आपने ओपनिंग कराई हुई है कि जो अभी फॉर्म में नहीं है, ना यासर फॉर्म में सही है ना रिजवान फॉर्म में। और रिजवान कुछ ऐसे भी डिसीजन, देखिए मैं असल बात जो करना चाह रहा था, अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या PSL की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको कोई ऐसे डिसीजन करने पड़ेंगे कि यंगस्टर को आप बेंच में न बैठाएं। फॉर गॉड सेक, इट इज T20 क्रिकेट, ये कोई आप टेस्ट क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे, वनडे क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे। ये आपने साद मसूद, ये आपने शाहज़ैब खान, इन लोगों को आपने, ये इमरान मुमताज की भी बात की इन्होंने, ये आपने बेंच पे बैठाए हुए हैं सारे। यानी आप 2 इमर्जिंग कर दें मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 नहीं, 2 इमर्जिंग कर दें और इनको कहें, देखें जो आपके जो बहुत सीनियर प्लेयर हैं, जो अपना सब कुछ दिखा चुके हैं, पिछले 10-12 साल से वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं करना, आपके यंगस्टर ने करना है। फॉर गॉड सेक, PCB को भी कह रहा हूं, पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट को भी कह रहा हूं कि आप कोई ऐसा बीच में क्लास लेके आए कि कम अज कम ये जो यंगस्टर हैं आपके जाया न हो। अगर इनको 2-3 साल सुपर लीग के मैचेस ना मिले तो फिर इनका दौर खत्म हो जाएगा। फिर नया कोई टैलेंट आया तो आया, फिर इन्होंने ग्रूम नहीं करना, इन्होंने इंप्रूव नहीं करना। यहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, साथ साथ PSL के आपको यंगस्टर को बनाना भी है, वो यंगस्टर को आप बना नहीं सकते। अच्छा, एक केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ऑल दो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी का एक आउटलुक याद हो, ना सिर्फ टीम इंडिया में बल्कि जब वो चेन्नई की भी कप्तानी करते रहे, तो हम अमूमन उनसे देखते थे कि उन्होंने अपना रोल बड़ा मिनिमाइज कर लिया। बतौर कप्तान वो नजर आए, इवन अपनी बैटिंग वो नंबर 6-7 पे भी ले गए। उन्होंने कहा बाकी जो प्लेयर्स उस वक्त खेल रहे थे, रायना हो, अंबती रायदू, उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने चांस देना शुरू किया कि, और वहाँ से रिजल्ट्स आए, चेन्नई चैंपियन भी बना। तो एक सेल्फलेस कप्तान कभी कभार आपको चाहिए होता है, तो क्या रिजवान वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? सेल्फलेस कप्तान नहीं, सेल्फलेस प्लेयर आपको चाहिए। आपको देखें, आप ये बात की ना आपने इंडियन क्रिकेट की, अब मुझे बताएं विराट कोहली इस वक्त भी किसी इंटरनेशनल टीम में फिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? आराम से, बिल्कुल। रोहित शर्मा आराम से क्रॉस फॉर्मेट्स बिल्कुल आराम से T20 के किसी फॉर्मेट में, किसी लीग में, किसी नेशनल क्रिकेट टीम में वो आ सकते हैं। वो नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि उनको पता है कि हम रास्ता रोकेंगे उन प्लेयर्स का जो डिजर्व करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर चाहिए, जिन्होंने इंप्रूवमेंट करके कल अपने मुल्क को सर्व करना है। यहाँ ये काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा। अब रिजवान बहुत अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सर्व किया है, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, अच्छा खेले हैं, एज ए कैप्टन बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन अब हद हो गई, अब बस हो जाना चाहिए मेरा ख्याल। अब यंगस्टर को यही, अगर मैं शाहज़ैब खान को देखता कि रिजवान की जगह ओपनिंग कर रहा हो, अगर आउट ऑफ फॉर्म वो हैं, बिलिंग्स को आप ऊपर लेके आ जाएं, यासर को एक आध रेस्ट करवाएं, बिलिंग्स को आप ओपनिंग कराएं शाहज़ैब खान के साथ, 1 डाउन मिचेल को रखें, अब्दुल्ला फाजल को आप अच्छे ऊपर टॉप 4 में आप खिलाएं, तो फिर आपकी टीम भी बनेगी, फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, फिर आप दूसरे को थोड़ा चैलेंज भी कर सकेंगे। अच्छा, अमूमन ऐसा जबरी, यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ मीक गोट यार, ये तो नहीं। लेकिन मोहित शाह साहब, अमूमन ऐसा जबरी फैसला पाकिस्तान में भी हाल ही में भी एक फैसला हुआ था, तो उसके बाद यही साबित हुआ कि शायद अगर आपने किसी क्रिकेटर को ये रियलाइज कराना है कि अब वो रिटायरमेंट ले ले तो कोई ओहदा देना पड़ेगा, फिर उसके अगले दिन वो ऐलान करते कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो ये शायद ऐसे करके देख लें फिर। बस अजीब सी बात है जी, मुझे ये समझ नहीं आती कि देखें अब इनके पास बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, वो ऐसे नाम नहीं है कि जो इनको आप कहें कि यार इनको क्रिकेट का पता नहीं है, मतलब इनको क्रिकेट का सब कुछ पता है। अब पता नहीं, वो कंजर्वेटिव माइंड के साथ चलते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, वो एक होता है ना कि नहीं जी बस ये पुराना प्लेयर है, बड़ा ज़बरदस्त है, सीनियर है जी, इसकी इज्जत करें। भाई इज्जत तो आप बेशक करें, लेकिन इसको ये T20 फॉर्मेट इन सीनियर क्रिकेट का, और ख़ासकर जो इतना खेल के आ चुके हैं उनके लिए नहीं है, और इसकी बड़े बड़े फार रीचिंग इफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट पे, पाकिस्तान सुपर लीग पे, पाकिस्तान की कमिंग फ्यूचर जनरेशन और जो आपने डेवलप करनी है। देखें हमारा इसी वजह से मैं आपको बताऊं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हम ना पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सके, ना इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमने यंगस्टर को उतना ग्रूम किया नहीं, उनको मौका नहीं दिया, वो स्टेज नहीं दिया जहां वो परफॉर्म करें। हम मुड़ मुड़ के वही हमने कोई 15-20 रखे हुए हैं।
अगर अनफिट भी है तो खेलेगा, अगर आप फिट भी है तो खेलेगा। हाँ जी, जो मर्जी है वो खेलेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपकी बात में बड़ा वजन है, क्योंकि अगर रोहित और कोहली ना जाते T20 से तो ना अभिषेक शर्मा मिलता, ना ईशान किशन, ना संजू सैमसन नजर आता। अभी पाकिस्तान के बैकअप में आपको समीर मिन्हास नजर आता है, आपको शामिल नजर आता है, आपको ऐसे बॉलर्स नजर आते हैं, मोमिन कमर नजर आता है आपको, और अरफात मिन्हास आपको नजर आता है, साद मसूद आपको नजर आता है, अली रजा आपको नजर आता है। तो इतना अच्छा आउटलुक है कि अगर आपने उनको फुल पोटेंशियल पे यूज करना है तो शायद यही मौका है। लेकिन खुरम एक और टीम भी है जिसके फैंस अब तक बहुत मायूस हैं, और वो हैदराबाद है। तो पिंडीज तो कर ही रही है, लेकिन हैदराबाद से भी शायद बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों, हालांकि नाम उनके पास भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद वो T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, तो इसलिए शायद डिलीवर नहीं कर पा रहे। नहीं, हालांकि देखा जाए तो इन पर वाकई काफ़ी बड़े नाम हैं। जिस तरह से अभी उन्होंने इंडक्शन की थी पिछले मैच में शजील खान की, हालांकि देखें ओपन बैट्समैन है, नीचे आके बैटिंग की, बड़ी फायर पावर रनिंग खेली और 50 करके गए हैं। देखें वो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, अपना क्लास इज परमानेंट। फिटनेस पे बहुत काम किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा काम किया, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिड्यूस भी किया। हालांकि रिसेंटली मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करके आए हैं, खासकर अपनी फिटनेस के हवाले से भी। और दूसरे एंड पे देखें, हालांकि इनके साथ जो दूसरे नाम जुड़े हुए हैं काफ़ी बड़े नाम भी हैं। अपना आपको पता है काफ़ी अर्सा हो गया टीम के साथ है, साइम जो है उस तरह पर उनकी वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई है। सबसे महंगे प्लेयर भी हैं। हालांकि देखा जाए तो उनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी भी है। फिर अब खासकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हुआ है वो तो लबोशन के हवाले से। हालांकि वो उनकी अपनी कंट्री जो है उनको T20 के अंदर इतनी पार्टिसिपेशन नहीं देती, ये पता नहीं क्या उन्होंने सोच के उनको किया है। और इनकी ज़्यादातर नज़रें जो हैं वो जब भी अराइवल होता है ग्लैंग उसका मैक्सवेल का, उसके ऊपर ये, क्योंकि ज़्यादातर शाम उसी के हवाले से है। लेकिन उसमें ये भी तो हमने देखना था कि मैक्सवेल के आने तक काम बिल्कुल ही ना खत्म हो जाए, एंड ही ना हो जाए। ठीक ही आप कह रहे हैं। और दूसरी तरफ से देखिए राशिद महमूद जो है अच्छे यंग प्रोस्पेक्ट हैं, हैदराबाद से डोमेस्टिक खेलते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। फिर आप दूसरे एंड पे देखें आसिफ महमूद हैं, ये भी ही इज़ अ यंग प्रोस्पेक्ट, ये भी हैदराबाद से काफ़ी अर्सा खेलते रहे हैं, फिर यहाँ से चले गए हैं USA, और ये दोनों भाई वहीं से इनकी टीम की तरफ से खेलते हैं। फिर हमाद आज़म है, हमाद आज़म को मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों रखा हुआ है। ठीक है, जब ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट जब प्लेयर होता है तो उसको आप दोबारा एक एंट्री देते हैं कि आप आएँ PSL को एंजॉय करें। और देखें सही कहा कि जिस तरह से देखें हमारे दूसरे भी आप और भी मुल्कों में फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, उसमें आप वो यंगस्टर को मौका देते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें ये ब्रांड है पाकिस्तान का, इधर आप जितने ज़्यादा यंगस्टर को आप प्रमोट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए फैसिलिटेट करेंगे। देखिए आपके पास एक बेंचमार्क होना चाहिए, और सॉरी टू से 2017 के बाद आपको वो बेंचमार्क नज़र नहीं आया जब पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती थी, और पाकिस्तान की T20 के अंदर वाइट बॉल के अंदर स्पेशलिस्ट आपके प्लेयर्स भी थे, कंसेक्यूटिव आप विंस भी करके आ रहे थे। फिर उसके अलावा आप जो है टेस्ट में भी आप टॉप पे थे, बीच में पाकिस्तान के टेस्ट में नंबर 1 भी रहे थे जब मिसबाउल्ला कप्तान थे। तो वो अब आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखिए सबसे ज़्यादा आपको डोमेस्टिक के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आपकी नर्सरी है जो आपकी क्लब क्रिकेट है वो उस तरह से आपको नज़र नहीं आ रही। आप खुद भी खेलते हैं, हम भी देखते हैं, क्लब को रन भी करते हैं, पर उस हिसाब से आपको वो नज़र नहीं आ रहा। क्लब क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा इनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो यंगस्टर हैं वो प्रोड्यूस होकर वो ऊपर आए प्लेयर्स। बिल्कुल। अब ऐसी बात फिर वही आ जाती है जिस चीज़ की खुरम ने निशानदेही की है कि 2026 आ चुका है, टीम्स 250 स्कोर्स कर रही हैं और चेस भी हो रहे हैं, लेकिन हम अब तक यही नहीं फैसला कर पाए कि हमारे T20 जो क्रिकेट है, और मेरे से एक दफ़ा साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर प्रेजेंटर भी हैं बाजिद खान ने ये बात हमेशा की है, उन्होंने कहा कि वाइट बॉल क्रिकेट जो आप कहते हैं ना, ये टर्मिनोलॉजी आप कहना छोड़ दें, क्योंकि T20 क्रिकेट को सेपरेटली ट्रीट करें। टेस्ट और वनडे थोड़ा सा सिमिलर आपको नज़र आ जाता है कि टेक्निकलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, लेकिन T20 को सेपरेट करते हैं। तो क्या वजह है कि अभी भी अगर हमने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो हम ये फैसला कर लें कि नॉट ओनली मैनेजमेंट बट प्लेयर्स भी आइडेंटिफाई हो जाएं कि यार ये जो 15, 20 या 25 का लॉट है, इनको सिर्फ T20 क्रिकेट खिलानी है, और इनको फिर ज़बरदस्ती वनडे नहीं खिलाना हमने। आइडेंटिफाई कैसे होंगे? जब तक चांस ही नहीं दोगे आइडेंटिफाई कहाँ से होंगे? मैंने कहा ना कि आपके पास बेंच लाइनअप इतनी स्ट्रांग बैठी हुई, आप उनको आइडेंटिफाई करने ही नहीं दे रहे हो। एक प्लेयर जो कल चले, मैं थोड़ी सी पिंडी की बात करना चाहूँ, पिंडी कितनी मुश्किलात का शिकार है। आपके पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर बैठा है, नो हिज क्रिकेट इज ऑलमोस्ट ओवर, उसकी गलती नहीं थी। अमाद भट्ट की बात कर रहा हूँ, उसका क्या कसूर, आपने उसको बेंच पे बिठाया हुआ है। जब आप परफॉर्म ही नहीं करने दोगे तो बंदा अपना शोर कैसे मचाएगा कि मैंने परफॉर्म किया है, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ PCB का। आपने बेंच पे तो लड़कों को बिठा के रखा हुआ है। आप अगर इन पूरी टीम्स की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करें, जो मैनेजमेंट स्टाफ बैठा हुआ है उन्होंने सारा का सारा काम किया है शुरू से MSL डिवीजन 2 के अंदर। पाकिस्तान मार्केट की बात करूं, उनको इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर किस तरीके से हमने, ठीक है एक अच्छी बात उनके प्रोस्पेक्ट से यह है कि वो पुराने लड़कों को साथ लेके चलें, कि उन्होंने उनके लिए टाइम गुजारा हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उन्हीं को उन्होंने साथ कैरी किया है। अगर आप उनको साथ कैरी कर रहे हो, मैं लास्ट टाइम एक बात की थी कि उनके पास फिर एक अच्छी रिप्लेसमेंट बैठी हुई है, USA का बैट्समैन जहांगीर की बात कर रहा हूँ, उसको क्यों नहीं खिला रहे? वो तो विकेट कीपर बैट्समैन है और प्रॉपर बैट्समैन है टेक्निकल, उसने वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया है।
उसको बाहर बिठा के उन्होंने रखा हुआ है। कॉम्बिनेशन इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग बेंच लाइनअप है, जब आप मैचअप प्लेयर की बात करते हो आपके पास मौजूद नहीं है। मैक्सवेल ने शायद इनको दूसरे मैच में जाके ज्वाइन करना है हैदराबाद टीम को, तब तक तो ऑलमोस्ट मैच टूर्नामेंट आपका खत्म हो जाएगा। अगर कल आप हार जाते हो ज़ल्मी से तो आपका टूर्नामेंट तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है। तो आप एक प्लेयर पे तो टूर्नामेंट नहीं जीतते, आप बॉलिंग यूनिट पे जीतते हो। आपने जो यंगस्टर्स की बात की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि यहाँ से जो पूल ऑफ क्रिकेटर्स बाहर बैठे हुए हैं, फॉर मी कल मुल्तान का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि आप ऑन द ट्रॉट आप जीते हुए हो। ठीक है, आपका शायद हो बैक एंड पे कि यार हमने वो लेग खत्म अच्छी करनी है ताकि हम एक कराची में डिफरेंट लेग में जा रहे हैं, वहाँ ऊपर नीचे परफॉर्मेंस ना हो जाए। लेकिन जो यंगस्टर एक बाहर बैठा हुआ है यार, उसको चांस कब मिलेगा, मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक इशू है। आप जब आईपीएल की बात कर रहे हो, चले सीएसके की बात करता हूँ, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, चेन्नई की टीम बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंटली यंगस्टर्स के साथ कैरी कर रहे हैं। सरफराज वाज नेवर इन द T20 प्लान्स ऑफ इंडिया, नीदर इन द T20 प्लान्स ऑफ एनी आईपीएल टीम। मैं बैट्समैन सरफराज की बात कर रहा हूँ, वो सीएसके के लिए खेल रहा है, आज वो परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसको नहीं, लेकिन वो टीम से कर भी निकाल ले रहे तो वैसे उनको बहुत शोर है। मतलब मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, अभिषेक शर्मा को उन्होंने ये क्लियर रोल दे दिया कि भाई तूने सिर्फ T20 खेलना है, तू जितना मर्जी स्कोर कर दे तू T20 खेले। देखो, आपने बेसिकली प्लेयर को भरोसा दिया ना। हमारे यहाँ मसला क्या है, अभी मैं ऑफेयर सेटअप की क्या बात कर रहा था कि हमारे भरोसा यहाँ पर क्या है कि परफॉर्मेंस बुरी होती है, पहले आप शौक से लेते हो चीज़, नहीं मैं इसको लूंगा जी अपना हटदर्मी से कि जी मैं टीम बना के आपको दूंगा। एट दी एंड क्या होता है, जब आपको समझ आती है टीम खराब हो रही है, आप साइड मार जाते हो। आप प्लेयर की बात करो ना, प्लेयर डर के लिटरली लीग क्रिकेट के अंदर बात नहीं करता यार कि मैं रेस्ट लेना चाहता हूं। साइम अयूब है फॉर एग्जांपल, जिस पोजीशन पे खेल रहा है इस वक्त, पैसे अपनी जगह हैं। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर शायद ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर होता, इतना तो इसके पास पीछे बैकअप होता ना, ये खुद कह देता कि यार मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर में हूं, मैं 1-2 मैच रेस्ट लेना चाहता हूं, बाहर से बैठ के देखना चाहता हूं। वो इतना डरा होगा इस वक्त कि अगर मैंने ये कहा तो मेरा नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिवॉक हो जाएगा। अच्छा, मैं वैसे एक रियलिटी चेक, आपने बहुत अच्छी बात कर दी। आई थिंक दिस इज द टेक ऑफ टुडे के अगर एक आपने मिसाल देखनी है टैलेंट वेस्टेड, तो साइम अयूब आपको नजर आते हैं। पीएसएल में सबसे महंगे वो बिके। आई डाउट कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो डर रहे होंगे या कुछ होगा, वो आई थिंक वो सीरियसनेस नज़र ही नहीं आ रही। अजीब सा, मतलब जो बेसिक उनका कोर था, बड़ी अच्छी हेड स्टेबल था, वो सारी चीज़ें वो छोड़ दी उन्होंने। या तो फिर ये एक किस्म का को बात करने वाला नहीं है। मेरी बात सुनो, समीर मिन्हास है ना, अल्लाह करे कि वो अच्छा खेले, अभी यंगस्टर है। हमारा मसला क्या है, आपने भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे, ये भी एग्री करेंगे, आज बैठ के बहुत से स्पोर्ट्स एनालिस्ट उसको स्टार्ट हो गए हैं साथ गिनवाना के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सईद अनवर के साथ कि यार इसका स्टाइल बड़ा अच्छा है, ही कैन बी द सेकंड सईद अनवर फॉर यू, ही कुड बी वन ऑफ द ग्रेट्स जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। ओ भाई, अभी उसका स्टार्ट है, अभी उसके ऊपर बैट पैच नहीं आया। बैट पैच से वापस आना ना, विराट कोहली से कोई सीखे किस तरीके से आया था। आपको याद हो, लोगों ने कहा था ही इज डन एंड डस्टेड, कभी वापस नहीं आएगा। जहां पर उसका बैट पैच अल्लाह करे ना कभी आए, जहां पर उसका टेक्निकल फ्लॉ एनालिस्ट ने पकड़ा ना, भी तो 1-5-6 के अपना मैचेस हुए हैं जहां पर एनालिसिस ने पकड़ा ना उसको, वीक पॉइंट स्टार्ट हुआ। वहां टेम्परामेंट कितना स्ट्रांग है वो मैटर करता है। आप बैठ के तो कह देते हो ना कि आने वाला जी कल का ग्रेट है। मैं अली रजा की आपसे बात की थी, पाकिस्तान में 4 डे क्रिकेट आपकी होती है, टेस्ट क्रिकेट आप हद मारो, टेस्ट आप खेलते हो 11 से 12 टेस्ट मैचेस एक साल के अंदर, चले 14 खेल लेते हैं, 7 से 8 बहुत ज्यादा। मैं वो हद मारो की बात कर रहा हूँ, 7 या 8 मैक्सिमम। मैं कह रहा हूँ। आप पहले ही जाके टेस्ट क्रिकेट 4 डे क्रिकेट के अंदर हमारे मीडिया चैनल से कुछ हाउसेस स्टार्ट हो जाते हैं कहना ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बॉलर्स टू कम। वही लड़का बैठ के उसमें कहता है कि सर कितने टेस्ट मैचेस मैंने पूरे नहीं, तो बड़ा तजर्बा भी तो है। मोहम्मद अली डेजी का बड़ा तजर्बा हमने देख ही लिया क्या हो रहा है आपके सामने है ना। मैं बात करूं कि उस यंगस्टर पे आप प्रेशर डाल रहे हो कि आने वाला दी ग्रेट है, यार उसको टाइम तो दो ना। अभी हमारे लोग कहते हैं कि ये लड़के बिल्कुल रेडी हैं फॉर द पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान का प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट एज कंपेयर टू लीग क्रिकेट। अच्छा, जो द ग्रेट्स जो हैं, दी ग्रेट्स बैठे हैं पिंडी के डगआउट में, वो भी उधर भी कोई बात होगी कि नहीं होगी? टाइम खत्म हो रहा है। बाउंसर मिस कर देता, फौरन पुल्ली मारता वैसे। नहीं, वो मिस इसलिए करते हैं कि ज़ाहिर है हिट विकेट ना हो जाए। शाहजी, साइम, मैं आई विल टेक योर फाइनल वर्ड ऑन साइम अयूब। बड़ा मुझे अफसोस होता है, आपने बहुत पहले निशानदेही भी कर दी थी, मुझे याद है। बहुत मुझे अफसोस होता है कि साइम अयूब जैसा प्लेयर, ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन, जिसने साउथ अफ्रीका में जाके वनडे में वो परफॉर्मेंस दी कि आपको भी याद होगा जिस तरह इन्होंने सिंगल हैंडेडली वो सीरीज जितवाई, लेकिन उसके बाद इंजरी के बाद हमें वो साइम अयूब नज़र नहीं आए। अब जो इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं अपनी बैटिंग में कि उनको कोई अच्छी टीम कहीं किसी वक्त भी उनको आउट कर सकती है, और ये बहुत बड़ा अलमिया होता है एक क्रिकेटर के लिए कि जब आपकी ऐसी टेक्निक को, उसको ऐसी फ्लॉज को स्पॉट किया जाए कि जो बड़ी इजीली अपोनेंट्स के लिए वो कैश वो कर सकें और आपके लिए मसला बन जाए।
अब उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि इसी PSL के जो बाकी मांदा रह गए हैं मैचेस, उनमें कोई कंट्रीब्यूशन करें, उनमें कोई अपना थोड़ा बहुत चेंज करें, अपने आप को दिखाएं। हमें साइम अयूब एज अ बॉलर नहीं चाहिए भाई, किसी को नहीं चाहिए, किसी टीम को नहीं चाहिए। हमारे पीछे देखें ना, कल फैसल अकरम ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, कल इरफात मिनास ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। ये यंगस्टर हैं हमारे स्पिन में, मोमिन कमर है, आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, ये इस तरह के हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं जो कि हर तरह की बॉलिंग करा सकते हैं। ये हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी टॉप ऑर्डर में सर्विस चाहिए एज अ बैट्समैन। अगर आप नहीं दे सकते तो आपके पीछे और बड़े लगे हुए हैं। ये देखें ना, अब इन्होंने बात की समीर मिनास की, बल्कि आज मैं देख रहा था इंडिया में भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का समीर रिजवी, हाँ जी, वो भी सरफेस हुए हैं। अब ऐसे अगर आपने समीर मिनास की बात की तो कल भी मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा इनको काउंटी क्रिकेट जाके सेकंड ग्रेड या कुछ खिलवाएं, इंग्लैंड भिजवाएं। अभी इनको वो नेशनल टीम की तरफ या उधर कभी भी उस तरह ना सोचें। इनको 1-2 साल अच्छी मेहनत करके अपने आप को जो कुछ है, अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपनी एक बिल्ड को, अपनी फिजिक को बिल्ड करना, फिर अपने एक टेम्परामेंट को बिल्ड करना, ये सारा कुछ वो कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए और स्किल लेवल एनहांस हो जाता है। आपने बिल्कुल वो फुली कुक्ड प्रोडक्ट आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया खुरम आपका, मोहित शाह साहब आपका, वैस आपका कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।